हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाए, वो अपने पति के आदमियों को देखकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था बिना पैसों के अब वो क्या करेगी। ये अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने का सोचती है। दूसरी तरफ उसका पति यानी कि कांग उस शॉप पर पहुँच जाता है जिस ओनर ने इस ड्रेस को बनाया हुआ होता है। वो बताती है मैंने ऐसी सेम 30 ड्रेस बना रखी है और जिनको भी उसने ये ड्रेस सेल की थी उन सभी का नाम बता देती है। ये ड्रेस इतनी ज्यादा महंगी थी कि कोई भी बंदा उन्हें ऐसे ही फेंक नहीं सकता था, यानी कि ये ड्रेस उन सबके पास ही होने वाली थी और जिसके पास भी वो ड्रेस नहीं थी इसका मतलब वो ड्रेस इसके पास है। डिटेक्टिव यहाँ पर एक घर में पूछने के लिए चली जाती है, लेकिन पीछे से कांग को लगता है जैसे उसने मैरी को देखा, लेकिन ये मैरी की जगह कोई और लड़की होती है। मैरी इधर अपनी फ्रेंड के पास जा रही होती है, लेकिन उसका पति तो उससे पहले ही वहाँ पर पहुँच जाता है। वो उसे बोलता है पता नहीं मैरी कहाँ पर चली गई है, अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे जरूर बताना। जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड के पास भी नहीं जा सकती थी। तभी उसका पति उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाता है और तभी उसकी टक्कर डिटेक्टिव से हो जाती है, जिसके बाद मैरी तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी उसका हस्बैंड उसे रोक लेता है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। पर उसका पति तो उसे बस हैंकी दे रहा होता है, क्योंकि वो भूल गई थी उसकी तो अब शक्ल बदल गई है। लेकिन अपने पति को दोबारा से देखने के बाद इसके तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि उसके पति ने उसे इतना ज्यादा टॉर्चर जो कर रखा था। इधर जुन के फ्रेंड्स उसे पीने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। तो जुन का दोस्त बोलता है मैंने सुना है तुमने एक वीआईपी सर्जरी की है, मुझे उसके बारे में जानना है। लेकिन वो तो बिना बता ही वहाँ से चला जाता है। युआन बोलती है तुम पागल हो क्या, ऐसे टाइम पर उससे कैसे सवाल पूछ रही हो। एक तो वो अपनी वाइफ की डेथ की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। वो बोलता है तुम उसे क्यों नहीं बता देती कि तुम उसे पसंद करती हो। अब तो उसकी वाइफ की डेथ भी हो चुकी है, तुम तो उससे तब से प्यार करती हो जब से उसे उसकी वाइफ भी नहीं मिली थी। इधर कांग डिटेक्टिव के साथ हर उस घर में जाकर ड्रेस के बारे में पता लगाना शुरू कर देता है। इधर रास्ते में इसके पीछे कुछ लोग पीछे पड़ जाते हैं जो इसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे होते। मैरी की भी उन लोगों से बहस हो जाती है, जिसके बाद जुन को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है मैरी की जमानत कराने के लिए, क्योंकि ये दोनों बेवड़े उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं कि इस लड़की ने हमें मारा है, जबकि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। मैरी को तो काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, पहले ही इसने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प की है, ऊपर से मैं इसके लिए मुसीबतें खड़ी कर रही हूँ। वो बोलती है मुझे लगा था अगर मेरा फेस बदल जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगी। मुझे नहीं मालूम था कुछ भी बदलने वाला नहीं। मेरा हस्बैंड तो मुझे लगता है अभी भी मुझे पकड़ लेगा। वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि एकदम अब तुम्हारा नया फेस है। बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है। कांग बोलता है मेरी मैरी अभी भी बाहर होगी और वो तो भीग ही गई होगी, काश वो मेरे पास होती। लेकिन वो मैडम कहाँ भीग रही थी, वो तो जुन के साथ होती है, जिसने अपना अम्ब्रेला खुद से ज्यादा उसके ऊपर कर रखा होता है। जैसे ही मैरी इस बात को नोटिस करती है तो वो अम्ब्रेला उसकी तरफ कर देती है। इसके बाद जब वो उसे अपने घर रहने के लिए लेकर आ जाता है तो उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। पहले ही इसने मुझ पर इतने ज्यादा एहसान कर रखे हैं और अब ये एक और एहसान। वो उसे रहने के लिए एक अलग रूम देता है, जिसमें वो पूरी रात बैठी रहती है और सुबह होने पर वो नाश्ता बनाना स्टार्ट कर देती है। जुन बोलता है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैरी बोलती है अगर मैं कुछ भी नहीं करूँगी तो मुझे तुम्हारे घर में रहना बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लगेगा, इसलिए प्लीज मुझे ये सब करने दो। जिस पर जुन भी मान जाता है। वो पूछती है तुम्हारी वाइफ कहीं पर गई हुई है क्या। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में युआन जुन को बोल रही होती है मुझे मालूम है वो वीआईपी कौन है जिसकी तुमने सर्जरी की थी, वो वही लड़की है ना जो तुमसे हेल्प मांग रही थी, तुमने अब उसकी सर्जरी कर दी है। जुन भी हाँ बोल देता है। युआन बोलती है उसी दिन की ना तुमने सर्जरी जब तुम फिनरल में से आए थे। जुन बोलता हाँ मैंने ये सर्जरी इसलिए की है क्योंकि मैं एक और जान को अपने सामने जाते हुए नहीं देख सकता। वो बोलती है तुम पागल हो गए हो क्या, तुम किसी का फेस ऐसे चेंज नहीं करना चाहिए, तुम्हारे ऊपर लीगल चार्जेस लग सकते हैं। अगर उसके बारे में किसी को पता लग गया तो, या फिर उसके हस्बैंड ने तुम पर केस कर दिया। जुन उसे इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। युआन सोच रही होती है अब तो तुम्हारी वाइफ जा चुकी है, कम से कम अब तो तुम मेरी तरफ देख लिया करो। लेकिन फिर खुद ही सोचने लग जाती है अरे यार मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ पर गई है जो मैं ऐसा सोच रही हूँ। कांग काफी टाइम के बाद अपने घर वापस आता है तो उसके डैड पूछते हैं तुम्हारी वाइफ कहाँ पर है।
वो बताता है वो अपनी मोम की देखभाल कर रही है। उसके डैड बोलते हैं कहीं वो भाग तो नहीं गई, क्योंकि तुम्हारी मोम भी ऐसे ही भाग जाया करती थी। पर तुम्हें मालूम है वो वापस क्यों आती थी? तुम्हारी वजह से। कांग को समझ में आ जाता है जैसे वो मैरी को उसकी मोम की वजह से अपने पास बुलाया करता था, वैसे ही उसके डैड कांग की धमकी देकर उसकी मोम को अपने पास बुलाया करते थे। ये बात जानकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसके डैड बोलते हैं इसीलिए तो मैं बोल रहा था तुम जल्दी से अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट करो। एक बार उसका बच्चा हो गया ना तो वो भी अपने बच्चे को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती। यानी कि यही वो रीजन था जिसकी वजह से मैरी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी। कांग को आज खुद पर ही गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसके डैड उसे बोल रहे थे कि तुम बिल्कुल मेरे ऊपर गए हो। जिसके बाद वो सोच रहा होता है मैं अपनी वाइफ से कितना ज्यादा प्यार करता था, पर मैंने उसे इतना ज्यादा टॉर्चर किया कि वो यहाँ से भाग गई। और उसे वो टाइम भी याद आता है जब उसके डैड उसे टॉर्चर किया करते थे। जल्दी से अपनी मोम को कॉल करो और उन्हें यहाँ पर बुलाओ। इधर मैरी एक रूम में साफ सफाई करने के लिए जा रही होती है, लेकिन जुन उसे रोक देता है। उसे साफ सफाई की मशीन लाकर देता है और बोलता है इस रूम को साफ सफाई के लिए रहने दो। इधर युआन अपनी फ्रेंड को बता रही होती है जुन अभी तक अपनी वाइफ के दुख में है। इवन अभी तक उसने ये रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाई है कि उसकी वाइफ मर चुकी है, और न ही उसने डेथ सर्टिफिकेट लिया है। इधर इन दोनों को ही फूल बहुत ज्यादा पसंद थे, इसलिए ये दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। मैरी यहाँ पर खाना बना ही रही होती है, तभी युआन वहाँ पर आ जाती है और उसे देखकर शॉक में चली जाती है। बोलती है किम तुम तो मर गई थी ना। आगे कुछ हो पाता उससे पहले जुन उसे वहाँ से लेकर चला जाता है और युआन को पता चल जाता है कि जुन ने सर्जरी के दौरान मैरी को अपनी वाइफ का ही फेस दे दिया। इधर मैरी भी समझ जाती है जब उसने उसे कहा था कि मेरे पास ऐसा कोई पर्सन नहीं जिसका मैं फेस लेना चाहती हूँ, तो तुम अपनी मर्जी से ही कोई फेस दे देना। तो शायद इसने मुझे अपनी वाइफ का ही फेस दे दिया है, क्योंकि जब उसने उससे पूछा था तुम्हारी वाइफ कहाँ पर गई है, क्या उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैं तुम्हारे घर पर रह रही हूँ, तो उसने उसे बता दिया था कि मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है। इसके बाद वो उसी रूम में आकर देखने लग जाती है जहाँ पर जुन ने उसे जाने नहीं दिया था। यहाँ पर वो जुन की उसकी वाइफ के साथ फोटोज देखती है और उसे पता चल जाता है कि जुन ने अपनी वाइफ का ही चेहरा उसे दिया है। इधर जुन बोल रहा होता है प्लीज तुम इस बारे में किसी को भी मत बताना। युआन बोलती है तुम्हें बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होगा ना उसके फेस को बार बार देखकर। लेकिन जैसे ही जुन घर वापस आता है तो मैरी उसे घर में नहीं मिलती, जिसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वो उसे एक पार्क में मिल जाती है। जुन उसे सॉरी बोलता है। मैरी बोलती है तुम्हें सॉरी बोलने की क्या जरूरत है। जिसके बाद जुन उसे अपने घर में लेकर आ जाता है और बोलता है जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिल जाती तब तक तुम मेरे घर पर रह सकती हो। बोलती है नहीं, 1-2 दिन के बाद मैं यहाँ से जा रही हूँ अपनी मोम के पास, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाना चाहती हूँ क्योंकि मेरी कुकिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं। जिसके बाद युआन मैरी को मिलने के लिए बुलाती है और उसे देखकर सोच रही होती है ये तो बिल्कुल किम जैसी ही दिखती है। एक्चुअली में युआन को लग रहा था कहीं आप जोनी से पसंद न करने लगे, इसलिए उसे बोलती है तुम मुझसे ज्यादा अटैच मत होना। तुम्हारे लिए अगर काइंड है भी तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हारा फेस उसकी वाइफ से मिलता है। और बताती है मैं और किम काफी समय से फ्रेंड थे, मेरी वजह से ही वो किम से मिल पाया था। वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, लेकिन तुम्हारी वजह से उसे बहुत ज्यादा दिक्कतें भी हो सकती हैं। उसे कितना ज्यादा अजीब लगता होगा अपनी वाइफ का फेस देखकर, इसलिए बेटर रहेगा तुम उसे जल्द से जल्द छोड़कर चली जाओ। नेक्स्ट सीन में जुन घर आकर देखता है मैरी ने बहुत सारा खाना बना रखा होता है और साथ ही वो उसकी वाइफ की तरह ही दिख रही होती है। वो उसे बोलती है मुझे लगा डिनर के लिए मैं अच्छे से तैयार हो जाऊं, मुझे माफ करना मैंने तुम्हारी वाइफ की ड्रेस पहन ली, वो भी बिना परमिशन के, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। जुन बोलता है कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ इन लोगों ने हर घर में जाकर इस ड्रेस के बारे में पता लगा लिया था, लेकिन बस अब 2 घर बच गए थे, जिसमें से ये सेकंड लास्ट के पास आते हैं जो कि जुन की ही फ्रेंड यानी कि युआन होती है। वो उससे पूछते हैं कि आपके पास ये ड्रेस है। उसके पास तो वो ड्रेस होती है, लेकिन तभी उसे सुनने में आता है कि बस एक और घर रह गया है। तभी उसे याद आता है सेम ड्रेस किम और उसने साथ में ही खरीदी थी। जिसके बाद ये समझ जाती है हो सकता है जुन ने वही ड्रेस उस लड़की को पहनने के लिए दी हो। इसके बाद ये दोनों जुन के घर पर भी टपक पड़ते हैं और बोलता है हमें आपकी वाइफ से मिलना है, क्या उसके पास सेम ड्रेस है, क्योंकि मेरी वाइफ गुम हो चुकी है। लेकिन अंदर मैरी तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, अब तो मेरी शामत आ गई, मेरा पति यहाँ तक पहुँच गया मुझे ढूंढते हुए। बाहर कंग को तो लग रहा होता है ये लास्ट घर है तो पक्का इसी घर में उसकी वाइफ होगी। जिसके बाद वो सीधा घर के अंदर आ जाता है
और सारे रूम में इधर उधर देखने लग जाता है। खाने की 2 प्लेट्स देखने के बाद वो समझ जाता है ये यहाँ पर किसी के साथ तो बैठकर खाना खा रहा था। जिसके बाद वो रूम भी खोल देता है जिसमें मैरी होती है। जिसके बाद वो वॉशरूम को भी खोलने वाला होता है जहाँ पर मैरी होती है, लेकिन वो उसे रोक देता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। जिसके बाद मैरी एकदम से शावर को ऑन कर देती है। डिटेक्टिव कांग को बोलती है शायद उनकी वाइफ अंदर नहा रही होगी। इसके बाद कांग अंदर नहीं जा सकता था और वो जुन से पूछता है क्या तुम्हारे पास ऐसी ड्रेस है। कांग को वो ड्रेस वहाँ पर मिल जाती है। जिसके बाद उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। एक्चुअली में जैसे ही युआन को पता चला ये इस ड्रेस वाली बंदी को ढूंढ रहे हैं, तो उसने जल्दी से डिलीवरी बॉय को बुलवाकर ये ड्रेस उसके घर भिजवा दी थी और उसे सारी बातों के बारे में बता दिया था कि उसका पति उसे ढूंढ रहा है। जिसके बाद इन दोनों को यहाँ से जाना पड़ता है। काम को तो गुस्सा आ रहा होता है, फालतू में इतना ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया और कुछ मिला भी नहीं। जुन उसे दरवाजा खोलने के लिए बोलता है, लेकिन मैरी तो काफी ज्यादा डरी हुई होती है। जिसके बाद वो खुद ही अंदर जाकर देखता है। जिसके बाद वो उसे बाहर लेकर आ जाता है और बोलता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब वो तुम्हें पहचान नहीं सकता है। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है। इसके पैरों में लग गई थी, इसलिए वो उसे आराम देने के लिए एक बहुत ही अच्छा फूलों का पेडिक्योर बनाता है, जो कि मैरी को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। वो बोलती है जैसी तुम्हारी वाइफ थी ना, अब मैं भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ रहा करूँगी। कांग को ये बात समझ नहीं आ रही थी। जब उसने बताया कि 30 ही ड्रेस बनी थी तो सभी के पास 30 ड्रेस कैसे हो सकती है, एक ड्रेस तो मेरे पास है ना। लेकिन अभी भी उसे जुन की वाइफ पर डाउट हो रहा होता है क्योंकि उसने अभी तक उसे देखा नहीं था। इधर जुन मैरी को एक नया फोन और नंबर गिफ्ट करता है और अपने फोन में उसका नंबर VIP नेम से सेव कर लेता है और बोलता है जब भी तुम मुसीबत में हो तो मुझे कॉल कर सकती हो क्योंकि मैं फालतू की कॉल रिसीव नहीं करता। इधर कंग वापिस आ जाता है और उसे बोलता है मुझे तुम्हारी वाइफ को देखना है। जुन उसे जाने से मना कर देता है, लेकिन कंग तो मानने का नाम ही नहीं ले रहा होता और बोलता है अगर तुमने मुझे अपनी वाइफ को नहीं दिखाया ना तो मैं मान लूंगा कि वो मेरी ही वाइफ है। मैरी जुन को आकर बोलती है हानी सब कुछ ठीक तो है ना, क्या हमारे घर पर गेस्ट आए हुए हैं। ये देखकर कंग की तो गलतफहमी दूर हो जाती है। जुन को मालूम था कंग का सामना करते हुए मैरी काफी ज्यादा घबरा रही है, इसलिए वो उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है और उसे बोलता है कि तुम अंदर जाओ। इधर कंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो अपनी वाइफ को ढूंढ नहीं पाया। मैरी अपने और जुन के मोमेंट्स को याद करती है और नेक्स्ट मॉर्निंग ही घर छोड़कर चली जाती है, वो भी उसे बिना बताए। जबकि जुन ने उसे कहा भी था जब भी तुम जाओ तो मुझे बता कर जाना कि तुम कहाँ पर रहने वाली हो। जैसे वो सुबह उठकर देखता है तो मैरी ने उसके लिए बहुत सारा खाना बना कर रखा होता है। इवन वो फ्रिज भी पूरा खाने से भर कर गई होती है। मैरी ने वहीं पर रूम लिया होता है जहाँ से उसकी मोम का सैनिटोरियम सबसे ज्यादा पास होता है। इसके पास पैसे कमाने का और कोई तरीका नहीं था, इसलिए वो डिसाइड करती है जिस आर्ट गैलरी से उसे इतने टाइम से ऑफर आ रहा है इसमें इसकी पेंटिंग सिलेक्ट हुई थी उसी के लिए पेंटिंग बनाएगी। इधर कंग अपने डिटेक्टिव को बोल रहा होता है मुझे ये जुन की वाइफ थोड़ी अजीब लग रही है, इसलिए इसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन निकालो। इधर मैरी अपनी मोम की एक पेंटिंग बनाती है और उनसे मिलने के लिए सैनिटोरियम में जाती है जहाँ पर उसे उसकी मोम मिलती नहीं, जिसके बाद वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। अभी वो देखती है उसकी मोम तो वहीं पर है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी होने के बाद भी एक माँ अपनी बेटी को पहचान ही लेती है। वो नर्स को बताती है कि मैं मैरी की फ्रेंड हूँ। उसकी मोम बोलती है मुझे तुम्हारे डैड से मिलने का मन हो रहा है, जबकि उसके डैड की तो बहुत साल पहले ही डेथ हो चुकी थी। इधर डिटेक्टिव को पता चलता है युआन और जुन की वाइफ आपस में रिलेटेड हैं। क्या पता दोनों ने एक ही ड्रेस को इस्तेमाल कर दिखा दिया हो क्योंकि दोनों ने ही वो ड्रेस खरीदी थी। इधर मैरी अपनी पेंटिंग को बेचने के लिए आर्ट गैलरी में जाती है पर उसे पता नहीं था कि वो जुन की ही आर्ट गैलरी है। इधर युआन को पता चलता है उनकी गैलरी से एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बहुत सारी पेंटिंग्स को खरीदना चाहता है। वो इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो मैरी का हस्बैंड ही है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। इधर जुन अपने क्लिनिक से बाहर आ ही रहा होता है कि तभी वो मैरी को देख लेता है। उसे देखकर उसे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। ये दोनों एक दूसरे से हालचाल पूछ ही रहे होते हैं। तभी आर्ट गैलरी के लिए कंग वहाँ पर आ जाता है। इन सब की मुलाकात एक बार फिर से हो जाती है। जुन से आकर बोलता है मुझे तुम्हारी वाइफ से कुछ बात करनी है, लेकिन जुन बोलता है हम लेट हो रहे हैं और वहाँ से चला जाता है। इधर ये गैलरी में आने के बाद कांग जैसे ही आर्ट गैलरी में आता है युआन पूछती है बताओ आपको कौन कौन सी पेंटिंग चाहिए। वो बोलता है मैं किसी पेंटिंग को नहीं बल्कि पर्सन को ढूंढ रहा हूँ।
क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? मैरी जुन को अपना घर नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन वो उसे बोलता है मुझे तुम्हारे साथ तुम्हें छोड़ने के लिए जाना है। जब चलते चलते बहुत ज्यादा देर हो जाती है तो जुन को समझ आता है इसे अपने घर जाने में तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। क्योंकि सिर्फ इसलिए था क्योंकि मेरी के पास पैसे कम थे। वो उसे अपने घर के बाहर ही रोक देती है क्योंकि वो उसे आगे नहीं जाने देना चाहती थी। युआन बोलती है मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ? वो बोलता है बस तुम मुझसे झूठ मत बोलना। वो बोलता है ये बताओ जब तुम जुन की वाइफ की बेस्ट फ्रेंड हो तो ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? युआन बोलती है क्यों, आप मेरे क्या लगते हो जो मैं आपको ये सब बातें बताऊंगी? वो बोलता है आपको पता नहीं मैं अपनी वाइफ को ढूंढ रहा हूँ, आपकी ये बातें मेरी हेल्प कर सकती थी। और बोलता है मुझे पता चला है तुम दोनों ने वो सेम ड्रेस खरीदी थी। ये बोलती है हम दोनों फ्रेंड्स थे तो हम वो ड्रेस क्यों नहीं खरीद सकते थे? वो बोलता है यही तो बात है, ड्रेस बनाने वाले ने बोला कि उसने 30 ड्रेस बनाई है और जब मैं उन 30 लोगों के पास गया तो सभी के पास वो ड्रेस थी। बोलती है वो इतनी ज्यादा अच्छी ड्रेस थी तो भला उसे कोई क्यों ही फेंकेगा, उनके पास तो उनकी ड्रेस होगी ही ना। कम बोलता है उनके पास तो है लेकिन फिर मेरे पास भी तो है ना। तो वो 31वीं ड्रेस कहाँ से आ गई जब बनी 30 थी। दूसरी तरफ ये आराम से अपने घर के अंदर जाती है जहाँ पर उसे अपना पति दिखाई देता है। उसे बोल रहा होता है चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ लेकिन तुम मुझसे बच नहीं सकती हो। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। एक्चुअली में ये सब उसकी इमेजिनेशन होती है। जिनके पास मैरी की बहुत ज्यादा कॉल आती है। ये देखकर वो उसे कॉल करता है लेकिन जब वो उसे कॉल करता है तो वो कॉल नहीं उठाती जिस वजह से वो टेंशन में आ जाता है। तभी उसके पास युआन की कॉल आती है। वो उसे बोलती है तुमने देखा वो कितनी बड़ी कंपनी का सीईओ है? वो बोलता हाँ मैंने देख लिया। युआन बोलती है तुम इतना ज्यादा नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकते हो? तुम्हें मालूम भी है हमने किस अमीर बंदे से पंगा ले लिया है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो अपने पैसों के दम पर कुछ भी कर सकता है। इसके बाद जुन उसके पास भागकर चला जाता है। मैरी तो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो पहले से ही बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी। इधर कंग बोल रहा होता है तुम उसकी इतनी ज्यादा क्लोज फ्रेंड हो ना, हो सकता है तुमने एक ही ड्रेस को शेयर कर लिया होगा। वो बोलती है मैं उसकी इतनी भी ज्यादा क्लोज फ्रेंड नहीं हूँ, मैं बस उसके साथ सेम कॉलेज में पढ़ती थी और फिलहाल अभी उसकी आर्ट गैलरी को संभाल रही हूँ। कंगू से बोलता है अच्छा तुम्हें मालूम था मैं कौन हूँ, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम मुझे पहले से जानती थी। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड आ जाता है जो उसे वहाँ से जाते हुए देख लेता है और पूछता है मिस्टर कंग यहाँ पर क्यों आए थे? क्या वो हमारी आर्ट गैलरी में से पेंटिंग लेंगे? तुम्हें मालूम भी है वो कितने ज्यादा अमीर है। एक्चुअली में ये उसका बहुत ही बड़ा फैन था लेकिन युआन का दिमाग तो पूरी तरीके से खराब हो जाता है। इधर मैरी जुन को बोलती है मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई जो कि मुझे तुम्हें बता देनी चाहिए थी कि वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ है। फिर उसकी बात को बीच में ही काट कर बोलता है कोई बात नहीं लेकिन अब हमारे लिए चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होने वाली हैं, इसके लिए हम दोनों ही तैयार रहेंगे। इधर कंग अपने डिटेक्टिव को मैरी की मोम का पता लगाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ मैरी जुन को बता रही होती है मैं जिसको भी ये बात बता दी थी कि मेरा पति सीईओ है, हर कोई मुझसे अलग हो जाता था इसलिए मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं था। जब वो मुझे मारता पीटता था तो मैं पुलिस के पास भी गई थी लेकिन वहाँ पर भी उसकी अच्छी खासी जान पहचान थी इसलिए कोई भी मेरा केस नहीं लेता था। वकील के पास भी गई थी केस दर्ज कराने के लिए लेकिन जब उसे पता चला कि मेरा पति कंग है तो उन्होंने भी मेरा केस लेने से मना कर दिया। मैं रिपोर्टर के पास भी जाने वाली थी लेकिन जैसे ही उनके साथ मीटिंग होने वाली थी उस दिन वो लोग आते ही नहीं थे क्योंकि मेरा पति उन्हें पहले ही पैसे दे देता था। इसी वजह से उसने जुन को भी नहीं बताया था कहीं वो भी उसकी हेल्प करने से मना न कर दे। वो बोलती है शायद अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा होगा ना। वो बोलता है मेरा बस एक ही रिग्रेट है कि मैं अपनी वाइफ को बचा नहीं पाया था लेकिन जब तुम मुझे मिली ना तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे दूसरा चांस मिला है किसी की हेल्प करने का और तुम्हें इस जगह को छोड़कर जल्दी से किसी दूसरी जगह पर चले जाना चाहिए। बोलती है मेरी मोम यहीं के सैनिटोरियम में है इसलिए मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी और तुमने ही तो कहा था वो मेरी शक्ल की वजह से मुझे पहचान नहीं सकता है। ये बोलकर वो अपने घर में चली जाती है और खिड़की से देखती है कि जुन उसके घर के बाहर ही खड़ा होता है। इधर जुन जैसे ही घर आता है युआन उसे बताती है उसका पति मेरे पास मिलने के लिए आया था। जुन बोलता अगली बार वो आए ना तो अकेले अटेंड मत करना, मुझे भी बुला लेना। युआन बोलती है वो मेरी कितनी ज्यादा अजीब निकली, उसने हमें बताया तक नहीं और तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। और सर्जरी होने के बाद जब वो चली गई थी तो वापस आना जरूरी था क्या? वो बोलता है प्लीज तुम उसके लिए कोई नया घर ढूंढ दो, वो मेरी हेल्प नहीं लेना चाहती है। युआन बोलती है क्या अब भी तुम उसकी हेल्प करना चाहते हो? कहीं जो शक्ल तुमने उसे दी है उसके प्यार में तो नहीं पड़ने लग गए तुम?
जुन उसकी बात को इग्नोर कर कर बोलता है बस तुम उसके लिए घर ढूंढो। लेकिन युआन उसे गुस्से में बोलने लग जाती है, अपनी जिस वाइफ के बारे में तुम इतना अच्छा सोचते हो तुम्हें मालूम भी है वो कैसी थी। लेकिन फिर वो रुक जाती है और जुन का इस बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता। इसके बाद युआन को पता चल जाता है कि जुन को पहले से ही पता था कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही थी और उसे बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि जुन को मालूम था कि उसकी वाइफ का बॉयफ्रेंड था। फिर भी वो 5 साल से जब वो कोमा में थी उसकी पागलों की तरह केयर की और फिर भी वो उसका इतना ज्यादा ध्यान रखता था। इस बात के लिए युआन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और जुन पर तरस भी आ रहा था। क्या ये पागल हो गया है अपनी वाइफ के प्यार में? जुन सोच रहा होता है काश वो दिन वापस आ जाए, ये जानते हुए कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है। मैंने उसे जाने दिया था, काश मैं उस दिन उसे रोक लेता, पर मैंने उस दिन उसे इसलिए नहीं रोका क्योंकि मुझे डर था कहीं मैं उसे हमेशा के लिए खो ना दूं। इसीलिए मैंने उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई, पर काश मैं उस दिन उसे रोक लेता तो उसकी मौत ना होती। इधर मेरी भी सोच रही होती है काश उस दिन मैंने कांग के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया होता। अपनी मोम के इलाज के थोड़े से पैसों के लिए मैंने लालच ना दिखाया होता। ये आज एक नई पेंटिंग बनाकर उसे गैलरी में बेचने के लिए जाती है, लेकिन कोई भी उसकी पेंटिंग को खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। रास्ते में उसे अपनी फ्रेंड दिखती है, वो उसे आवाज लगाती है लेकिन उसकी फ्रेंड उसे पहचान नहीं पाती और मैरी भी उसे बता नहीं सकती थी क्योंकि उसे डर था कहीं ये इसके पति को ना बता दे। इधर युआन जुन से मिलने के लिए आती है। जुन अभी भी स्माइल कर रहा होता है। युआन बोलती है तुम अब भी स्माइल कर रहे हो जबकि मैं पूरी रात सो भी नहीं पाई हूँ। तुम्हारा दिल क्या पत्थर का दिल है या फिर स्टूपिड हो जो अपनी वाइफ के धोखा देने के बावजूद भी तुम उसे इतना प्यार करते थे। इधर मैरी की पेंटिंग तो कहीं नहीं बिकती, लेकिन एक जगह उसे काम मिल जाती है जहाँ पर उसे बर्तन धोने के लिए दे दिए जाते हैं, पर इस चक्कर में उसका हाथ भी जल जाता है। इधर जुन बोल रहा होता है तुम मैरी के लिए घर को ढूंढ दो। युआन बोलती है तुम इसकी इतनी ज्यादा केयर क्यों कर रहे हो? उस शक्ल की वजह से आखिरकार तुम्हारी लगती क्या है वो बोलता है मैं बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। दोनों को लड़ते हुए उनका तीसरा फ्रेंड भी देख लेता है और बोलता है क्या बात है आज तुम लड़ते हुए कैसे मिल गए मुझे? पूछता है क्या तुम्हें मालूम है वो कंग हमारी आर्ट गैलरी में क्यों आया था? लेकिन जुन तो उसे कंग के बारे में और डिटेल्स निकालने के लिए बोल देता है। इधर युआन देखती है कंग कितना ज्यादा फेमस है कि वो टीवी पर भी आ रहा है और अपने पति को टीवी पर देखने के बाद मैरी तो डर जाती है। इधर जुन का एक फ्रेंड उसे कंग की मोम के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन ला कर देता है और बताता है कंग की जो मोम थी उसके बारे में पता चला है उन्होंने खुद को गोली मार ली थी और साथ ही वो उसकी मोम की फोटो भी दिखाता है जिसमें जुन देखता है ये तो बिल्कुल मैरी जैसी ही दिखती है। जिसके बाद वो मैरी के घर के लिए निकल लेता है। इधर मैरी अपने घर के लिए जा रही होती है लेकिन तभी नोटिस करती है कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो दौड़ने लग जाती है। लेकिन घर आने पर उसे पता चलता है ये तो उसका पड़ोसी था जो शायद उसके साथ मजाक कर रहा था। इधर जुन उसके घर के पास आ जाता है लेकिन इतनी रात हो चुकी थी इसलिए वो उसके घर में जाना सही नहीं समझता। इधर मैरी भी जुन को कॉल करने का सोच रही होती है लेकिन फिर सोचती है इतनी रात को मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट डे जुन देखता है कंग फिर से ही आर्ट गैलरी में जा रहा है, इसलिए वो वहाँ पर आ जाता है और उसे बोलता है मिस्टर कंग आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? वो बोलता है आपको मेरा नाम कैसे पता चला? जुन बोलता है क्योंकि आप न्यूज में आए थे इसलिए। आखिरकार आप ढूंढ किसे रहे हो ये तो बताइए ताकि मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूं। कंग बोलता है मुझे तो नहीं लगता कि आप मेरी कोई हेल्प करोगे। जुन बोलता है ठीक है अगर ऐसा लगता है तो यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। ये यहाँ से जा ही रहा होता है तभी कंग अपनी वाइफ की बनी हुई पेंटिंग देख लेता है जिसका नाम उसने सेल्फ पोर्ट्रेट रखा था। वो जुन से पूछता है ये बताओ कि ये पेंटिंग किसने बनाई है? वो बोलता है मुझे नहीं मालूम, मैं इस गैलरी के बारे में इतना नहीं जानता। एक्चुअली मैं इस गैलरी की ओनर उसकी वाइफ होती है और उस गैलरी को युआन संभालती थी। युआन आकर बोलती है इन्हें इन सब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, सिर्फ इनकी वाइफ को ही इस गैलरी के बारे में मालूम है। कंग बोलता है मुझे ये पेंटिंग चाहिए चाहे कितनी भी कीमत क्यों ना लगा लो। युआन बोलती है हमें इस पेंटिंग के आर्टिस्ट का नहीं पता इसलिए उसकी परमिशन के बिना हम इस पेंटिंग को नहीं बेच सकते। हमने इसके आर्टिस्ट को काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश भी की है लेकिन वो हमें नहीं मिली। जिसके बाद कंग वहाँ से चला जाता है जिसे ऊपर से जुन भी देख रहा होता है। इधर मैरी अपनी फ्रेंड को कॉल लगा देती है और उसे बता देती है कि मैं मैरी हूँ, लेकिन उसे भी यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि उसे लग रहा था शायद मैरी की डेथ हो चुकी है। मैरी उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। इत्तेफाक से कंग भी उसकी उसी फ्रेंड को कॉल कर रहा होता है क्योंकि युआन ने उसे बताया था इस पेंटिंग को यहाँ पर किसी ली नाम की लड़की ने रखवाया था जो कि इस पेंटिंग की रिप्रेजेंटेटिव थी। इसके बाद कंग ली का पीछा करवाता है और
ली तो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए आती है, लेकिन उसे नहीं मालूम था ली उसका पीछा कर रहा है। युआन जुन को बताती है कंग हमारी आर्ट गैलरी की एक पेंटिंग को खरीदना चाहता है, जिसके लिए वो हर कीमत चुकाने को तैयार है। वो बोलता है अगर हमें उस पेंटिंग के आर्टिस्ट का पता भी होता ना, तब भी हम उसे कोई पेंटिंग नहीं बेचेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता उसे दोबारा हमारी आर्ट गैलरी में आने का कोई भी बहाना मिले। युआन ने मैरी के लिए एक नया घर ढूंढ लिया होता है, जो कि उसकी किसी फ्रेंड के नाम पर था। वो बोलता है क्या तुम इन पेपर्स को खुद उसे दे सकती हो, क्योंकि वो मेरी हेल्प नहीं लेना चाहती है। युआन बोलती है बहुत हो गया, वैसे भी उसकी शक्ल देखकर मुझे तुम्हारी वाइफ किम की याद आ जाती है, इसलिए मैं उसके पास नहीं जा रही। उसकी फ्रेंड इसके पास आई रही होती है, वो उसे हाय बोल ही रही होती है, लेकिन तभी वो देखती है उसका पति भी उसके पीछे ही आ रहा है। ली को यहाँ पर काफी ज्यादा देर हो जाती है, जिसके बाद वो मैरी को कॉल करती है। वो उसे बताती है तुम्हारे पीछे मेरा पति भी तुम्हारा पीछा कर रहा है। ये सुनकर ली तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। मैरी उसे बोलती है ऐसे तुम ओवर रिएक्ट मत करो, हमने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, तुम वहाँ पर आराम से चली जाओ। जिसके बाद वो वहाँ पर जाती है और अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मांगती है और यहाँ से चली जाती है। उसका पीछा करते हुए कंग भी वहाँ पर आ जाता है और पूछता है वो लड़की यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी। ये बताती है कि वो तो अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए आई थी, यानी कि कंग को यहाँ पर कुछ नहीं मिल पाता। जिसके बाद मैरी यहाँ से कहीं दूर चली जाती है और उसके बाद वो अपनी फ्रेंड से एक रेस्टोरेंट में मिलती है। जैसे बचपन में वो हमेशा एक दूसरे से मिलती थी, वैसे ही आज मिलती है। ली उसे पूछती है तुम ये सब कैसे जानती हो और तुम हो कौन। जैसे ही वो बताती है कि मैं मैरी हूँ, तो ली को तो यकीन ही नहीं हो पाता। मैरी उसे बोलती है क्या तुम मेरी पेंटिंग्स की रिप्रेजेंटेटिव बन जाओगी क्या, जैसे तुम पहले बनती थी, क्योंकि मुझे अपनी पेंटिंग्स बेचनी है। इसके लिए ली मान जाती है। तभी उसे ली का कॉल आ जाता है। वो उसे पूछता है क्या तुमने मैरी की पेंटिंग वहाँ पर बेची थी क्या। वो हाँ बोल देती है। कंग पूछता है मेरे लिए वो पेंटिंग तुम वहाँ से ले लो ना, क्योंकि वो पेंटिंग मैरी की है। वो बोलती है मैं बिना मैरी की परमिशन के उस पेंटिंग को नहीं ले सकती। क्या मैरी छुट्टियों से वापस आ गई है। वो बोलता नहीं आई। जिसके बाद मैरी की फ्रेंड फोन कट कर देती है। इधर कंग को समझ नहीं आ रहा है उसकी फ्रेंड झूठ बोल रही है या वहाँ का ओनर जुन झूठ बोल रहा है, कि उसे पता ही नहीं है कि वो पेंटिंग उसकी वाइफ की है। ये इन सब बातों का सोल्यूशन निकालने के लिए डिसाइड करता है कि वो वहाँ की आर्ट गैलरी की ओनर किम से मिलेगा, यानी कि अपनी वाइफ मैरी से। इधर जुन अपने स्टाफ को समझा देता है अगर कोई भी तुमसे उस वीआईपी सर्जरी के बारे में पूछे तो किसी को कुछ भी मत बताना। इधर मैरी को अपनी मोम के सैनिटोरियम से कॉल आता है तुम्हारी मोम बहुत ही ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रही है। जिसके बाद वो वहीं के लिए निकल लेती है। जुन को भी उससे मिलने का मन होता है, इसलिए वो उसी के पास आ रहा होता है, लेकिन वो उसे रोड पर ही दिख जाती है। जिसके बाद वो उसे लिफ्ट दे देता है। मैरी नहीं चाहती थी कि उसे उसकी मोम के बारे में पता चले, इसलिए वो उसे वहीं पर छोड़कर अंदर चली जाती है। ये मोम को उठाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो नहीं उठ रही थी। तभी जुन भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि इसकी मोम से काफी प्यार से बातें कर रहा था। उसकी बात मानकर मोम ऊपर आ जाती है। जुन बोलता है आप तो बहुत ही ज्यादा हल्की हैं। ये सुनकर उसकी मोम का दिल तो और भी बाग बाग हो जाता है। उसकी मोम को जुन काफी ज्यादा पसंद आता है। मैरी बोलती है ये वही डॉक्टर है जिसने मेरी लाइफ बचाई है। इधर कंग को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो अपनी वाइफ को ढूंढ नहीं पा रहा था, और इधर मोम का डॉक्टर को तो बेचने का मन ही नहीं कर रहा था। जुन बोलता है हम जल्दी दोबारा मिलेंगे। परिवान का फ्रेंड उसे बोल रहा होता है अब तुम इतनी ज्यादा सैड क्यों हो, अब तो तुम्हारी राइवल भी मर ली है। वो बोलती है अब तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग राइवल आ गई है। वो बोलता है ऐसी कौन जो उससे भी ज्यादा सुंदर हो। युआन बोलती है एक लड़की जिसकी शक्ल किम जितनी सुंदर है, लेकिन किम का दिल तो बुरा था पर इसका तो दिल भी अच्छा है, इसलिए वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। ये उसे बताता है जुन ने मुझे कहा था कि मैं उसे कंग के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल कर दूं। क्या तुम्हें मालूम है वो करना क्या चाहता है। क्या मालूम मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकूं। युआन बोलती है अगर हेल्प ही करनी है तो मेरी ड्रिंक का बिल पे कर दो। इधर मैरी से बता रही होती है जब मैं 10 साल की थी ना तो मेरे डैड की डेथ हो गई थी, लेकिन इस शौक को मेरी मोम हैंडल नहीं कर पाई। धीरे धीरे वो मेंटल हो गई। उनका बिहेवियर इतना ज्यादा अजीब हो गया था कि कभी कभी तो मेरा मन करता था कि मैं घर से ही भाग जाऊं। इसलिए जब मुझे कंग ने शादी का ऑफर दिया तो मुझे लगा यही अच्छा रास्ता है कि मैं अपनी मोम को ठीक कर सकूं और उनकी बीमारी से मेरा पीछा छूट सके। मैं बहुत ही ज्यादा डरपोक थी और मुझे उसी की सजा आज मिल रही है। जॉन बोलता है अगली बार जब भी तुम अपनी मोम से मिलने जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी मोम को प्रॉमिस किया है। इधर कंग ने आर्ट गैलरी की ओनर किम को बुलाया होता है, लेकिन युआन किम को तो ला नहीं सकती थी, इसलिए खुद ही यहाँ पर आ जाती है।
कंग उसे बोलता है लेकिन मुझे मिसेस किम से ही मिलना है क्योंकि मुझे अपनी पूरी कंपनी में नो पेंटिंग लगवानी है, इसलिए तुम्हारी ओनर को ज्यादा पता होगा पेंटिंग्स के बारे में, इसलिए मैं उनसे ही इस बारे में राय लेना चाहता हूँ। युआन बोलती है उनसे मिलना तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बिजी रहती हैं। वो बोलता है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी गैलरी के सारे कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल करवा दूंगा। और इससे पता चलता है कि इसकी गैलरी की 3/4 पेंटिंग तो कंग की कंपनी ही खरीदती है और अगर वो गुस्सा हो गया तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा सकता है। इसलिए वो जुन को आकर बोलती है कंग किम से मिलना चाहता है तो क्यों ना मैरी ही किम की तरह प्रिटेंड कर उससे बात कर ले। जुन बोलता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। युआन बोलती है उसने मेरे और तुम्हारे लिए ट्रैप बिछाया है, अगर हम उसे मना करेंगे तो उसे पक्का यकीन हो जाएगा जरूर हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए हमें काम की बात किम से करवानी ही पड़ेगी। जुन बोलता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, अगली बार उसका कॉल तुम्हारे पास आए ना तो मेरी बात उससे करवा देना। इधर कंग को अपने डिटेक्टिव से पता चलता है जुन की वाइफ का 5 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था और तब से वो कोमा में थी। फिलहाल डिटेक्टिव उसी गांव में होती है जहां पर जुन की वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा था पिछले 5 सालों से, इसलिए वो कंग को भी वहीं पर बुला लेती है। इधर जुन को अपनी मॉम का कॉल आता है, वो उसे बताती है यहाँ पर एक डिटेक्टिव आई है, मैं तो घर पर नहीं हूँ, दूसरे शहर में गई हूँ, लेकिन मुझे हमारी सर्वेंट का कॉल आया था, तो मुझे बता रही है कि वो डिटेक्टिव उससे किम के बारे में पूछ रही है। वो अपनी मॉम को बोलता है सर्वेंट को बोल दो कि वो उसे बोल दे कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती, जिसके बाद वो खुद भी सर्वेंट को कॉल कर बोल देता है अगर वो डिटेक्टिव तुमसे किम के बारे में कुछ भी पूछे तो बोल देना मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। इसके बाद सर्वेंट ऐसा ही करती है और जुन भी अपने गांव के लिए फुल स्पीड में कार निकाल लेता है। कंग उसकी सर्वेंट के हालचाल पूछने के लिए वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो देखता है जुन तो उससे पहले ही वहाँ पर बैठा है, जो कि काफी जल्दी में अभी वहाँ पर आकर बैठा ही था। कंग बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जुन बोलता है मेरा तो ये घर है, पर तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और उसे पूरी कहानी सुनाकर बोलता है 5 साल पहले मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था और उसका यहीं पर इलाज चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो ठीक हो गई तो वो मेरे साथ शहर में आ गई। तो मैं चाहता हूँ प्लीज अब तुम मेरी लाइफ में और ज्यादा इंटरफेयर मत करो, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया हूँ। लेकिन इन सब के बावजूद भी कंग को तसल्ली नहीं हुई थी। वो अपने डिटेक्टिव को बोलता है पता लगाओ 5 साल पहले इनकी लाइफ में और क्या क्या हुआ है। कंग वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है ये तो वही रोड है जहाँ पर वो लास्ट टाइम मैरी को ढूंढ रहा था, यानी कि वो यहाँ से भागी हो और किसी ने उसे यहाँ से पिकअप कर लिया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।